तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा। क्या नाम होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही आसान चैप्टर है। जो फालतू फालतू बातें हैं वो सारी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे। काम की बात मतलब जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा और जो आपके नीट के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है इसमें सबसे पहले एक टर्म आया है, दो टर्म दिख रहा है। एक टर्म यहाँ पर आप लोग देखें, एक टर्म तो दिख रहा है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक टर्म दिख रहा है यहाँ पर आपको फ्लावरिंग प्लांट। दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक क्या देखा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या देखा बच्चा फ्लावरिंग प्लांट। देखो साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, साथ ही साथ याद करते जाओ और साथ ही साथ याद हो जाएगा, समझ में आओगे। तो देखो मैं कुछ 11th के कॉन्सेप्ट भी याद दिलाता रहूंगा। सबसे पहले देखो क्लास 11th में आपने सीखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5। सबसे पहला होता है थैलोफाइटा। क्या होता है बेटा? थैलोफाइटा। नीट के बच्चे जितना लिंक करके पढ़ेंगे उतना बेहतरीन होता है उनके लिए। दूसरा होता है बेटा ब्रायोफाइटा। क्या होता है बेटा? ब्रायोफाइटा, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। फोर्थ टाइप की जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। तो टोटल अभी तक मैंने आपको 4 टाइप के प्लांट बनाए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन 3 प्लांट को लोअर प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर प्लांट भी बोलते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म और एक होता है बेटा एंजियोस्पर्म। क्या होता है बेटा? एंजियोस्पर्म। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही एक प्लांट है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही वो प्लांट होते हैं जिनमें आप फ्लावर देखते हो। अपने आसपास जो भी फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो, यानी जो भी प्लांट देख रहे हो जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, वो सब के सब क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म। तो यानी फ्लावरिंग प्लांट का यहाँ पर मतलब क्या हो गया? हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बेटा एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें समझ में आया कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ठीक है। याद रखना, भूलना मत। चलो, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हाइयर प्लांट बोलते हैं। इन जिम्नो एक क्वेश्चंस और मैं करा देता हूं। जिम्नो और एंजियोस्पर्म को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हाइयर प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइयर प्लांट? तो ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में कोई जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लोअर प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर प्लांट। तो हमने 2-3 क्वेश्चन अभी नीट के सीख लिए। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनको हम लोग लोअर प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर प्लांट्स, ठीक है। ये जो है ये आपके लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। बेसिक बातें होगी। अभी हम चैप्टर का नाम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर एक टर्म आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक टर्म आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? क्लास 10th में 11th में आपने बहुत सारी सीखी होंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, कि सेक्सुअल फास्ट सॉरी स्लो होता है, एसेक्सुअल फास्ट होता है, 2 पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। ये सारी बातें नहीं, एक लाइन में कौन सी ऐसी बात है जो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? गेमीट तो बनेगा ही बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? गेमीट बनेगा ही बनेगा, स्पर्म बनेगा ही बनेगा, और ओवम भी आएगा। दोनों का फ्यूजन होना है। क्या होना है बेटा? फ्यूजन ऑफ गेमीट। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, साइड में आपको दिखा नहीं होगा, मैंने अभी ऊपर कर दिया, आपको दिख रहा होगा। क्या है बेटा इसका मतलब? फ्यूजन ऑफ गेमीट, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। आप नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाएंगे। चलिए, तो अभी हमने इस चैप्टर का मतलब समझ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी ना आपकी एनसीईआरटी कुछ खास बातें बोल रही है, वो पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन बहुत खूबसूरत इंग्लिश है तो उसको हम देख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, जैसे आम इंसान के लिए फूल क्या है? एक दूसरे को देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डेथ में आपके फूल देते हैं, किसी खुशी में, सेलिब्रेशन में फ्लावर को हम देते हैं एक दूसरे को, जो कि अच्छा माना जाता है। तो एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रहा है, फॉर बायोलॉजिस्ट, जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? तो फॉर बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल
एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? फ्लावर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। मैं यहां पर स्पेलिंग गलत कर दी, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। क्या होते हैं भाई फ्लावर्स? मार्वल से अचंभा करते हैं लोगों को, है ना। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब आप जब भी प्लांट को देखेंगे तो प्लांट में सबसे पहले कौन सा पार्ट एकदम दिखता है? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो प्लांट को देखते हैं तो सबसे पहले किस पे फोकस होता है? प्लांट के अंदर अगर फ्लावर्स दिखते हैं तो लोग बहुत देख के खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल इसलिए बोलते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा फ्लावर वो ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो पैदा होगा प्लांट। तो नेक्स्ट जनरेशन किसकी वजह से पैदा हो रही है? फ्लावर्स की वजह से। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है भाई, आपको याद रख सकते हैं नीट के लिए, बोर्ड में तो काम नहीं आएगा, कि फ्लावर्स क्या होते हैं भाई? तो मॉर्फोलॉजिकल और साथ ही साथ क्या होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। बस इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, समझ लीजिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि भाई देखने में खूबसूरत होता है, जब भी प्लांट को देखते हैं तो फ्लावर्स की खूबसूरती से अचंभित हो जाते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है भाई? नेक्स्ट जनरेशन जो होगी भाई वो किसकी वजह से होती है भाई? फ्लावर की वजह से होती है। तो आपको ये बात समझ में आएगी। एनसीईआरटी में एक और स्टेटमेंट दे रखा है, एक और स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको लिखते हैं। क्या अच्छा, क्या सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं? तो मैं लिख सकता हूं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स जो है प्लांट्स में सबसे, अभी बताया आपको, सिर्फ इसी में फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में सीड बनेगा, इसी में फ्रूट बनेगा, सीड तो आपके जिम्नो में बन जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं भाई? मोस्ट डेवलप्ड प्लांट होते हैं। और ये एडेप्टेशन, अलग अलग तरह के एडेप्टेशन, आपने सीखा होगा, हम में भी एडेप्टेशन है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन होते हैं एंड दे बेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। उनमें क्या पाए जाते हैं? दे बेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। उनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं ये एडेप्टेशन? तो एंड प्रोडक्ट के लिए, फॉर देयर एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है? अरे हम इंसानों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माँ बाप के लिए तुम लोग क्या हो? बहुत अनमोल हो। माँ बाप से ज्यादा, उनके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ है। तो भाई एडेप्टेशन है क्या? किस लिए? इनके एंड प्रोडक्ट के लिए। एंड प्रोडक्ट क्या है? सीड और फ्रूट, जो कि अगले जनरेशन को जन्म देगा, ठीक है। तो एडेप्टेशन फॉर the end product that is हाँ जी, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि फ्लावर्स में बहुत तरह के, एंजियोस्पर्म्स में बहुत तरह के एडेप्टेशंस होते हैं। क्यों होते हैं एडेप्टेशंस? ताकि उसका एंड प्रोडक्ट बने। और एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा? तो एंड प्रोडक्ट है दैट इज दो एंड प्रोडक्ट है, याद रखना है। एक एंड प्रोडक्ट का नाम होता है भाई सीड। क्या होता है बेटा? सीड होता है। और दूसरा मेन एंड प्रोडक्ट है जो सीड के साथ ही बनता है, कवरिंग होता है सीड का, दैट इज फ्रूट। तो कितने एंड प्रोडक्ट है? दो एंड प्रोडक्ट है। सीड क्या होता है हम आगे जाके सीखेंगे। ये एक तरह का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है भाई? तो सीड बेटा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। और फ्रूट क्या होता है? तो ये फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है। क्या है ओव्यूल, क्या है ओवरी, हम बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो मैंने भी बहुत बेसिक बातें, इंट्रोडक्शन वाली बातें आपको बताई हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक स्टेम है। अब मान लो, ठीक है, स्टेम ये मान लेते हैं, बेस बना दो। स्टेम के यहां पर आपने सीखा होगा क्लास 11th में, टिप ऑफ स्टेम में एक मेरिस्टेम पाया जाता है। मैं आपको पहले हेडिंग लिख देता हूं कि हाउ फ्लावर इज फॉर्म। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्लावर बनता कैसे है। हाउ फ्लावर
इज फॉर्म। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने क्या बताया कि प्लांट के टिप पे आपने सीखा होगा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू है, यहाँ पर सेल्स सिर्फ डिवाइड कर रहे होते हैं। इस मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, इस मेरिस्टेम को बोलते हैं हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट में नीचे की तरफ रूट में होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम दिया मैंने, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, तो नॉर्मल शूट के पार्ट्स बनाएगा, स्टेम ब्रांचेस बना देगा, लीफ बना देगा, ये सारे काम कौन करेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन फ्लावर्स में क्या देखते हो आप, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, क्लास 11 में सीखा होगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पर क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है बेटा, वो मॉडिफाई हो जाता है। वो क्या होता है बेटा, वो मॉडिफाई हो जाता है। किस चीज में मॉडिफाई हो जाता है, तो इसको चूंकि फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर मतलब फ्लोरल, तो ये मॉडिफाई हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें मॉडिफाई हो जाता है बेटा, फ्लोरल मेरिस्टेम में। शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें मॉडिफाई हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और फ्लोरल मेरिस्टेम में नॉर्मल लीव्स पैदा नहीं होते, खूबसूरत लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैदा होते हैं जिसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। सेपल्स पैदा होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम पैदा होते हैं। तो देखते हैं अभी अपन क्या मैंने बताया कि फ्लावर बनता किससे, तो एक शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बनाएगा, गिव राइज टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, गिव राइज टू all different types of flower part, ठीक है। ये अलग अलग फ्लावर के पार्ट को बनाएगा, फ्लावर पार्ट्स। अब हम लोग कोशिश करेंगे एक फ्लावर का डायग्राम बनाने की और फिर उससे चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो किसने किसने फूल दिया है, किसको किसको दिया है, जल्दी से बताओ सब। तो यहां पर लेट मी चेंज द कलर, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक डंडी होती है, क्या होती है भाई, एक, और मैं यहां पर थिकनेस भी इंक्रीज कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक डंडी होती है, इस डंडी को क्या बोलते हैं, तो पेडिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसल। जी, आप जिस फ्लावर की डंडी जिसको पकड़ के फूल देते हो, उस डंडी का नाम क्या हो गया भाई, पेडिसल हो गया। तो ये मैंने पेडिसल बनाया। और उस डंडी के ऊपर ना एक स्वेलन पार्ट होता है, क्या होता है बेटा, एक स्वेलन पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्वेलन पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। मेरे पास उतना अच्छा राइटिंग पैड नहीं है तो उतना खूबसूरत डायग्राम नहीं बनेगा, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली नीट के बच्चों को लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस से आपने देखा होगा, लेबलिंग भी करता जाता हूँ साथ ही साथ ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने इस पार्ट को बोला, इस वाले पार्ट को मैंने क्या नाम दिया बेटा, इस वाले पार्ट को मैंने नाम दिया पेडिसल। क्या नाम दिया, पेडिसल, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट को जो बेस ऑफ फ्लावर कहलाता है, जिससे सारे अलग अलग मेन पार्ट फ्लावर के अराइज होंगे, इस बेस ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है थैलेमस। एनसीईआरटी इसका एक और नाम दे रहा है, क्योंकि इससे सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं, तो इसका एक और नाम है रिसेप्टिकल। क्या नाम है बेटा, रिसेप्टिकल। तो अभी तक मैंने दो पार्ट बताए। अब आपने देखा होगा फ्लावर्स में आपको अलग अलग कलरफुल पार्ट्स दिखते हैं, है ना, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर में अलग अलग कलरफुल पार्ट है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, कोशिश करते हैं बनाने की कलरफुल पार्ट। इस तरह से फ्लावर में क्या होता है बेटा, कलरफुल पार्ट होते हैं। इस कलरफुल पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, आपने सुना होगा, पहले मैं आपको इसका नाम लिख के बता देता हूँ, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो जो थर्ड पार्ट मैं आपको बता रहा हूं इसका नाम क्या है बेटा, पेटल्स।
ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, आपने रोज देखा होगा, तो रोज में नीचे ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या हर फ्लावर में नीचे ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशली बड कंडीशन। बड मतलब कली जब होती है, जब नया फूल पैदा हो रहा होता है बड कंडीशन में, तो वो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो फ्लावर को ऐसे कवर करके रखता है, यानी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने ये मॉर्फोलॉजी में भी सीखा होगा, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक पार्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी मैं बना रहा हूं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, इसको सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। तो इसका भी नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है बेटा? सेपल्स। सेपल्स क्या नाम दे दिया? सेपल्स। इसका नाम क्या दे दिया बेटा? पेटल्स। उसके अलावा फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। हो सकता है एक फ्लावर में सिर्फ मेल मेल पार्ट हो, और दूसरे हो सकता है एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल फीमेल पार्ट हो। तो सिर्फ सिंगल ऑर्गन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दोनों मेल फीमेल दोनों होगा तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक अलग सा ऑर्गन बना के दिखा रहा हूं। ये जो ऑर्गन बनाया है मैंने व्हाइट कलर से, अच्छा कहां से पैदा हो रहा है ये ऑर्गन? ध्यान दो, ये पैदा कहां से हो रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एंड्रोशियम या स्टेमेन। तो ये वाला जो पार्ट है आपका फ्लावर का, यहां से लेकर यहां तक पूरा दोनों को मिला के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? स्टेमेन नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया? स्टेमेन। और यहां पर एक और पार्ट होता है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करूंगा। लेट मी चेंज द कलर, ब्लू कलर से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पेन की थिकनेस कम कर ले। यहां पर एक और पार्ट होता है फ्लावर का, आपने बचपन में सीखा होगा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, है ना? इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, कार्पल या पिस्टल? क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल या पिस्टल? कार्पल, या फिर इसी का एक और नाम होता है पिस्टल नाम होता है। क्या नाम होता है? कार्पल या पिस्टल नाम होता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? मैंने क्या बताया? फ्लावर किससे बनता है? फ्लोरल मेरिस्टेम से। फ्लावर के कितने पार्ट है? बेसिकली 4 पार्ट, पेटल्स, सेपल्स, उसके अलावा आपका क्या है? स्टेमन और कार्पल या पिस्टल। ठीक है, अब नीचे जिससे डंडी को पकड़ के देते हैं फूल, उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। और बेस ऑफ द फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल। अब मैं कुछ अलग बातें बता देता हूं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। अच्छा देखो, कोई भी चीज, फ्लावर, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। फ्लावर क्या होता है बेटा? तो फ्लावर ने, याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मॉर्फोलॉजी में दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। फ्लावर क्या है? एक तरह का मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्यों है मॉडिफाइड शूट? क्योंकि यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और यहाँ पे नॉर्मल पार्ट्स नहीं पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर कलरफुल पार्ट्स पैदा हो रहे हैं। नॉर्मल लीफ नहीं है, कलरफुल लीफ पैदा हो रही है। नॉर्मल लीफ की जगह सेपल्स पैदा हो रहे हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। और यहाँ पर एक रीजन और बताया जाता है, जिसको समझ में याद आ गया 11th का तो ठीक है, नहीं तो आप 11th में सीखेंगे कि यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर थैलेमस में दो नोड के बीच में जो इंटरनोड है वो बहुत ही कंप्रेस्ड होता है। दो ही कारण है, बहुत ही कंप्रेस्ड होता है इंटरनोड, और दूसरा क्या है? फ्लोरल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये डायरेक्टली आपके नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नीट लगा देता हूँ, डायरेक्ट इसको याद रखिए। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। देखो बेटा, दो तरह के पार्ट है, एक जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक जो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहे हैं। तो फ्लावर के अंदर मैं यहीं से बना देता हूं, दो तरह के पार्ट है। फ्लावर में कितने तरह के पार्ट है बेटा? दो। जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहे हैं, तो एक को मैं लिख रहा हूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहले पार्ट का नाम क्या दिया बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरे पार्ट का हम नाम देते हैं एसेसरी ऑर्गन। क्या नाम देते हैं? एसेसरी ऑर्गन।
जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन मदद करता है, तो एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? तो यहाँ पर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल और एक फीमेल। क्या बेटा? एक मेल एक फीमेल। एक का नाम मैंने बोला स्टेमन, क्या नाम दिया बेटा? स्टेमन। और एक का नाम है बेटा पिस्टल या कार्पेल। क्या नाम है? पिस्टल या कार्पेल। और एसेसरी ऑर्गन में दो पार्ट आ जाएंगे आपके, एक का नाम हो जाएगा आपका पेटल और एक का नाम हो जाएगा सेपल्स। तो एक का नाम क्या रखते हैं बेटा? पेटल्स, और एक का नाम हम लोग रखेंगे सेपल्स। ठीक है, अब समझते हैं कुछ कुछ एक एक लाइन की बातें दे रखी है एनसीईआरटी में, एक एक लाइन की बातें समझते हैं। ये क्या है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और पिस्टल क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या बताया? स्टेमन मेल पार्ट है और आपका पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट है। अब हम बात करेंगे पेटल्स क्या होता है। तो पेटल्स के बारे में, क्या कलरफुल होते हैं? हाँ होते हैं। क्या फूल को अपने नाक के पास लाके खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं? परफ्यूम भी बनते हैं। तो पेटल क्या है? कलरफुल है और क्या है? इनमें फ्रेग्रेंस है। तो दो बात याद रखिएगा पेटल्स में, ये क्या होते हैं बेटा? कलरफुल होते हैं और साथ ही साथ इनमें फ्रेग्रेंस भी पाया जाता है। और सेपल्स के बारे में मैंने क्या बात बताई? मैंने सेपल्स के बारे में बेटा आपको ये बताया कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। कब करता है? जब फ्लावर कली होती है ना, बर्ड कंडीशन में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोटेक्ट द फ्लावर, है ना, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। कहां पर प्रोटेक्ट करते हैं? बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, क्या आप यहां डायग्राम पे देखो, क्या आपको मैंने यहां पर पेटल एक बनाया, तीन पेटल बनाए हैं, सेपल दो बनाए हैं, ठीक है, एंड आपके स्टेमन दो बनाए हैं। यानी ये सारे ज्यादातर फ्लावर के पार्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा है मतलब ग्रुप है, एक से ज्यादा है मतलब ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ग्रुप को क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो इनके ग्रुप को, यहाँ पर जगह नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं नीचे। सबसे पहले एक से ज्यादा स्टेमन है तो उनके ग्रुप को एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या बोलेंगे बेटा? एंड्रोशियम। एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। पेटल एक से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। और सेपल्स एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ये मॉर्फोलॉजी में भी आप सीखते हैं। ठीक है, सेपल्स के लिए, कैलिक्स के लिए हम के वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? के। कोरोला के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? सी। इसको डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। गाइनोशियम के लिए जी। गाइनोशियम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जी। और एंड्रोशियम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? ए। तो हमने अभी फ्लावर के पार्ट्स को समझा। हमने अभी क्या समझा? फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि फ्लावर के मेन मकसद एडेप्टेशन क्यों होता है सीड और फ्रूट बनाने के लिए, फ्लावर में किस तरह की वैल्यू है। तो मॉर्फोलॉजिकल बहुत खूबसूरत होता है, कोई भी लोग देखते हैं फ्लावर्स को तो अचंभित हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, और फ्लावर से नई जनरेशन पैदा होगी और इसमें एम्ब्रियो फ्लावर की वजह से ही बनेगा, इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एंजियोस्पर्म हाईएस्ट प्लांट कहलाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्यूजन ऑफ गेमेट यानी फर्टिलाइजेशन। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने बेसिकली समझ लिया। अब हम लोग, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्लास 11 से लिंक करके बता देता हूं। यहां पर एक टर्म आता है पेरियन। क्या टर्म आता है बेटा? पेरियन। कभी कभी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, ये क्लास 11 से लिखे, ये 12th में नहीं दे रखा है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला
यानी जो सेपल और पेटल दोनों एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सेपल कौन है और पेटल कौन है। तो उस कंडीशन में हम सेपल और पेटल ना बोल के एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है पेरियंथ। क्या नाम है बेटा, बताइए, पेरियंथ। तो मैं मार्कर चेंज करूं, पेरियंथ क्या है, इन सम फ्लावर्स सम फ्लावर्स क्या होता है भाई, बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर आइडेंटिकल। क्या है, कुछ फ्लावर्स में सेपल और जो पेटल होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। उसको हम जैसे कि सिल्क लिली, एग्जांपल क्या है, हाँ सिल्क लिली, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लास 11th में आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पेरियंथ बोलते हैं। अगर सेपल पेटल क्या हो एग्जैक्टली सेम दिखे तो उसमें क्या बोलेंगे, टर्म क्या है उसके लिए, पेरियंथ, और या टेपल भी बोलते हैं। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग है इवेंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगा अपना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन। हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा बेटा, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चल अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की कहानी, फर्टिलाइजेशन वाली कहानी, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाली कहानी। क्या क्या भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले की कहानी, फर्टिलाइजेशन की कहानी, और फर्टिलाइजेशन की बाद की कहानी। तो मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। क्या है वो तीन हिस्से, सबसे पहला हिस्सा हो जाएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हो जाएगा बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा इवेंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद, बाद के लिए पोस्ट वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तीसरा इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट कितने इवेंट हैं भाई बताइए, तीन इवेंट है। कितने इवेंट है बेटा, तीन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री मतलब प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट मतलब कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मैं, अब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चले तो हमें प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने इवेंट सीखने हैं। तो देखो दो चीजें सीखनी है, एक तो मेल गेमिट कैसे बन रहा है, ठीक है, और एक फीमेल गेमिट कैसे बन रहा है। तो मेल गेमिट को के लिए टर्म आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसमें हम क्या सीखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहला जो हमें प्री फर्टिलाइजेशन में पहला हेडिंग जिसे हमें सीखना है उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरा जो हमें सीखना है उसका नाम क्या है आपका, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और आपने बचपन में सीखा होगा पॉलिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो जानते होंगे आप। तो यानी मेल गेमिटोफाइट को फीमेल ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, गेमीट ट्रांसफर। तो तीसरी जो चीज सीखेंगे सीखनी है हमें उसका नाम है गेमीट ट्रांसफर, दैट इज पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। गेमीट ट्रांसफर, इसी का हम लोग दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग पॉलिनेशन बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया प्री फर्टिलाइजेशन में क्या सीखना है,
मैं एक सेकेंड इसको बीच में डिवाइड कर दूं। प्री फर्टिलाइजेशन में हमें ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। और यहां पर वापस से फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं शेप। ठीक है, 3 इवेंट हो गया। चलो अब इसमें मैं बता देता हूं क्या क्या होता है। चलो आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन में हम लोग यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। गेमेट का फ्यूजन तो होगा, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन सीखेंगे, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें स्पेशल टाइप होता है फर्टिलाइजेशन का, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन और फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या क्या बनेगा, तो उसमें हम लोग जाइगोट के बारे में सीखेंगे, एम्ब्रियो के बारे में सीखेंगे, और कुछ टर्म आता है एपोमेक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो यानी बेसिकली यहाँ पर एम्ब्रियो बनना और जाइगोट बनने के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, जाइगोट के बारे में और एम्ब्रियो के बारे में। अब एक एक करके हम सारे हेडिंग को कवर करते जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग का अभी जो हेडिंग शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम लिख देते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से हेडिंग लगा देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग क्या सीखेंगे भाई, एंड्रोशियम के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अभी बताया, क्या होता है एंड्रोशियम बताओ जल्दी से। एंड्रोशियम कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं पहला पॉइंट इसके बारे में, क्या है भाई, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। तो क्या है भाई, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ठीक है, समझ में आया। एंड्रोशियम क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ स्टेमेन। अब हम लोग समझेंगे बात को, दिखता कैसा है। तो देखो ध्यान से देखो, एंड्रोशियम स्टेमेन दिखता कैसा है, एक इस तरह का फिलामेंट होता है, एक स्टॉक होता है, एक डंडी होती है, और इस तरह का यहाँ पर ये रहा एक लोब जैसा स्ट्रक्चर है, लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखो ये मैंने बनाया दूसरा लॉब्यूलर स्ट्रक्चर। अपने अपने पेन को देखो, 2 पेन ले लो, मेरे पास तो अभी सिर्फ एक ही है। एक पेन ये हो गया और ये एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर और यहीं पर दूसरा लॉब्यूलर, यानी यहाँ पर एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर ये और एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर ये। अब देखो यहाँ पर दोनों कहीं ना कहीं चिपक रहे होंगे या नहीं, ठीक है। चिपकाने के लिए एनसीईआरटी में छुपा हुआ है एक चीज, एक टर्म दे रखा है कनेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को चिपकाने के लिए कनेक्टिव। अब ये 2 लोब है, कितने लोब है बेटा बताओ, तो 2 लोब से मिलकर बने। अब मान लेते हैं ये एक सिंगल लोब है। क्या है सिंगल लोब, अपने पेन को इमेजिन करो, अपने पेन में बीच में एक दीवार बना दो, तो क्या एक लोब में 2 रूम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो अभी मैं एक एक करके समझाता हूं। ये क्या है बेटा, ये है लोब 1 और ये है लोब 2। कितने लोब हैं भाई बताओ, 2। तो 2 लोब है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन को बाइलोब्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, एंथर इज बाइलोब्ड और नॉट। तो हाँ, एंथर इज बाइलोब्ड, ठीक है, 2 लोब का बना है। और ये जो फिलामेंट देख रहे हो, ये जो स्टॉक देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। ये स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब देखो 2 एंड है, कितने एंड है बेटा, 2 एंड। नीचे फ्लावर्स अटैच कौन सा हो रहा है, अभी बताया था, फ्लावर का डायग्राम दिखाया था, अटैचमेंट यहां से हो रहा है। अटैचमेंट कहां से हो रहा है, यहां से। तो ये जिस पॉइंट, ये देखो यहां से क्या पैदा हो रहा है, फिलामेंट, और यहां पर क्या है, लोब है। तो जिस पॉइंट से अटैच होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। देखो यहां से फ्लावर से पैदा हो रहा है और ये दूर है, तो इसको डिस्टेंस पे, तो डिस्टल एंड। तो इस वाले एंड को ध्यान से यहां पर फोकस करेंगे, इस वाले एंड को, इस वाले एंड को क्या बोलते हैं बेटा, ओहो, एक मिनट में मार्कर की थिकनेस कम कर दूं। इस वाले एंड को क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल
एंड, और यहाँ पर नीट का क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने अपने जमाने में गलत किया था, बुक में टिक करने के बावजूद मैंने इस क्वेश्चन को अपने जमाने में गलत किया था। क्या है देखो, प्रॉक्सिमल एंड, मैंने क्या बोला, हर पार्ट बच्चे को सबको याद रहता है, हर पार्ट थैलेमस से पैदा होता है, ये तो सबको याद होता है, लेकिन एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है कि आपके प्रॉक्सिमल एंड है या तो वो थैलेमस से अटैच हो सकता है या तो पेटल से। ऊपर डायग्राम देखते हैं, देखिए ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखो, ये किससे अटैच्ड है, ये वाला एंड किससे अटैच्ड है, थैलेमस से अटैच्ड है, लेकिन कभी कभी इस पेटल से भी अटैच हो सकता है, कभी कभी कहां से अटैच हो सकता है बेटा, इस पेटल से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नीचे बात करते हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच्ड होता है बेटा, अटैच्ड टू, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। किससे अटैच हो सकता है, देखो थैलेमस से तो होगा ही होगा, ये तो मालूम ही होना चाहिए, थैलेमस से तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ कभी कभी किससे अटैच हो जाता है, पेटल से भी अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है, पेटल से। अगर पेटल से अटैच्ड है तो आपने सीखा होगा, कहां पर सीखा भाई, क्लास 11 में सीखा होगा, क्या सीखा होगा, अगर पेटल से अटैच्ड है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, एपीपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीपेटलस बोलते हैं, ठीक है। थैलेमस के लिए कोई आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया था कभी कभी पेटल और सेपल सेम होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं भाई, पेटल और सेपल सेम होते हैं। तो अगर मैं प्रॉक्सिमल है, ये क्वेश्चन था 2016 का, ये 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये क्लास 11 में दे रखा है, क्या है कॉन्सेप्ट, अगर प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, अभी बताया, पेरियंथ नाम का एक कॉन्सेप्ट बताया, यानी टेपल, जिसमें पेटल और सेपल सेम दिखते हैं, तो टेपल से अटैच्ड है तो उसको एपीपेटलस ना बोल के एपीफाइलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा बताइए, एपीफाइलस, ठीक है। एपीफाइलस बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आपको मैं बता रहा था कि एंथर, देखो यहां ध्यान से देखो, चलो यहां देखो, यहां पर मैंने क्या बताया कि कितने लोब है भाई, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। अब मैंने क्या बोला, इमेजिन करो बीच में, इमेजिन करो बीच में सेप्टम सेप्टम मतलब क्रॉस वॉल टाइप बन गया, यानी एक दीवार बन गई। तो बीच में क्या बना दिया आपने, एक दीवार बना दिया, यहां पर भी बीच में दीवार बना दो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इस पेन में बीच में दीवार बना दूंगा या अपने रूम में बीच में दीवार बना दूंगा तो एक रूम के अंदर दो रूम बन जाएगा या नहीं, दो खाली जगह बन जाएगा या नहीं। उस खाली जगह को बायो में एक टर्म यूज करते हैं थीका, थीका का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है भाई, एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीका वन। क्या बोल सकते हैं बेटा, थीका वन। और यहाँ देखो ये दूसरा थीका, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीका टू। यानी बाई लोब तो है, दो अलग अलग लोब है, और एक लोब के अंदर कितने एम्प्टी स्पेस है, दो। इसलिए एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लोब एंड क्या बोल देते हैं बेटा, डाइथिकस। बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई एंथर इज कॉल्ड बाइलोब एंड डाइथिकस, दो लोब है और दो थीका प्रेजेंट है। क्या ये वाली बात, अच्छा पहले कुछ टीचर बता देते हैं कि सिंगल लोब वाला भी होता है, दो लोब से ज्यादा भी होते हैं, सिलेबस में नहीं है, क्या करोगे जान के, फिजिक्स पढ़ लो। अब देखो अगला टॉपिक क्या दे रखा है, लॉन्ग स्टॉक समझ में आ गया आप लोगों को, लोब वन लोब टू समझ में आ गया, ठीक है। टोटल कितने थीका हो गए भाई, चार थीका हो गए, टोटल कितने थीका हो गए, चार थीका हो गए, ठीक है। इस खाली, अब मैं इसको यहां पर वापस से बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखो बेटा, ये एक लोब और यहां पर मैंने बनाया ये दो लोब, ठीक है, दो लोब बना दिया। अब इस दो, यहां क्या है बच्चा, फिलामेंट। क्या बना दिया, फिलामेंट। अब बीच में यहां पर दीवार बना दो, क्या बना दो भाई, दीवार बना दो, बना दिया। यहां पर भी बीच में क्या बना दो, दीवार बना दो। अब तुम यहां पर देख रहे होगे कि दो लोग, ये मान लो एक लोग, ये दो लोग, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा ना, चिपक रहा होगा। तो एनसीईआरटी में इसको क्या नाम दे रखा है, यहां पर मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, यहां पर है ना कनेक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, कनेक्टिव। एनसीईआरटी में कहां पर, अच्छा एनसीईआरटी में सेकंड पेज में जाओगे, ऊपर में डायग्राम दे रखा है, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या चीज है? वो चीज है जो दो लोग को कनेक्ट कर रही है। और आपको दो थीका दिख रहा होगा, थीका 1 थीका 2 दिख रहा होगा। इस थीका के अंदर मैं यहीं पे समझा देता हूं, इस थीका के अंदर बहुत खूबसूरत चीज पाई जाती है। इसके अंदर एक सेल पाया जाता है, अलग कलर में खूबसूरत सा कलर ले लूं। हाँ, यहाँ पर देखो, खूबसूरत सा कलर तो नहीं है ये, यहाँ देखो, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। खाली है, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, यहाँ पर हर जगह सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे थीका एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? स्पोरोजिनस सेल। क्या नाम है बेटा बताइए? स्पोरोजिनस सेल। क्या होते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सारे सेल हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्पोरोजिनस सेल, या फिर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा बताइए? स्पोरोजिनस टिश्यू। जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या हो गया भाई? चेम्बर का नाम क्या रख रहे हैं भाई? बैग है ना भाई, ये तो बैग है, रूम है ना, रूम में क्या प्रेजेंट है उसके हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेम्बर का नाम, अगर रूम में क्या प्रेजेंट है, अभी भी नया नया एंथर पैदा हुआ, अभी अभी नया नया फ्लावर पैदा हुआ, नया नया एंथर पैदा हुआ, तो उसके अंदर बाइलोब तो है, लेकिन उसके अंदर कौन सा सेल है? स्पोरोजिनस सेल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई बताओ? इसका नाम हो जाएगा थीका। क्या नाम हो जाएगा बेटा? थीका। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर इसके अंदर बाद में ये स्पोरोजिनस सेल ना कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे कन्वर्ट होंगे हम लोग सीखेंगे। बाद में ये कन्वर्ट होंगे किसमें? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा? तो इसमें ये कन्वर्ट होंगे माइक्रोस्पोर में। किसमें कन्वर्ट होंगे? माइक्रोस्पोर में। जब ये माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस चेम्बर का नाम, पहले सेल था, स्पोरोजिनस सेल था, तो उसका नाम थीका था। जब स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हो गया किसमें? माइक्रोस्पोर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगल है तो स्पोरेंजियम। टोटल कितने थीका है? 4 थीका, तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितने बनेंगे बेटा? 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। और बाद में ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन ग्रेन में। कैसे होगा ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में अलग अलग जगह लिखी हुई है बात, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या बोल रहे हैं, तो तब इसका नाम क्या रख देंगे? सैक। सैक मतलब बैग होता है, पोलन सैक। क्या नाम रख देंगे? पोलन सैक। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, अब देखो ये मार्कर है, जब मैं इसको काट दूंगा, जब मैं इसको पीछे से छुपा लूंगा, तो तुम्हें तो सर्कल ही दिखेगा ना 2D में। है तो रियलिटी में पूरा पीछे एक चेम्बर, ऐसे 4 पेन ले लो, 4 चेम्बर के लिए 4 चेम्बर 4 पेन। ठीक है, जो अंदर रिफिल है वो एम्प्टी स्पेस क्या है भाई? थीका है। ठीक है, अंदर खाली जगह है या नहीं है? इसके अंदर खाली जगह है या नहीं है? है इसके अंदर खाली जगह। लेकिन मैं सामने से दिखाऊंगा तो ये कैसा, अगर मैं इसको काटूं और तुमको ऐसे करके देखूं तो तुम्हें सर्कल दिखेगा या नहीं दिखेगा? अपने पेन को देख लो। तो अब अपन अब क्या करेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। क्या क्या लेंगे बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो देखो, समझो बेटा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको काट रहा हूं, ऐसे करके काट रहा हूं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसवर्स सेक्शन लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अच्छा, शायद मैंने आपको बताया, नहीं बताया कि अच्छा बताया ना, ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, बिल्कुल बताया। क्या देख रहे हैं भाई? ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। किसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं? एंथर का। यानी ऐसे काट दिया, ये लिया और ऐसे काट दिया, काट दिया और ऐसे करके देख रहे हैं कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब इसको काटोगे तो ये कैसा दिखेगा? और देखो, तकरीबन टोटल कितने छेद है बताइए? कितने चेंबर है? 4 है ना। ठीक है, तो टोटल हमें कितने चेंबर बनाने हैं? 4 चेंबर बनाने हैं।
ठीक है, 4 चेम्बर बनेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं ध्यान से समझना। यहां पर बीच में क्या है, ये बीच में क्या बना रहा हूं मैं, ये थीका बना रहा हूं। थीका को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम बना रहा हूं। एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम दे रखा है और यहां पर मेंशन कर रखा है, यहां पर कनेक्टिव होता है। बीच में मैं दीवार भी बना देता हूं तो आपको लोब दिख जाए। शेप का इस्तेमाल करने दो हमें। डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, चलो यहां से बीच में क्या है बेटा, तो आपको ये दिख रहा होगा। इधर क्या है बेटा, ये है आपका लोब 1 और ये है आपका लोब 2। लोब 1 लोब 2 दिख गया। और आपको कितने थीका दिख रहे हैं बेटा, कितने थीका दिख रहे हैं, 4 थीका दिख रहे हैं या नहीं, ये देखो। क्या ये थीका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थीका का दूसरा नाम क्या है भाई, तो माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका नंबर 1, यहाँ पर ये थीका है, थीका नंबर 2 मान लो, इसको थीका नंबर 3 मान लो, थीका नंबर 4 मान लो। यानी टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए एंथर को हम एक बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, व्हाई एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजियम, क्योंकि 4 स्पोरेंजियम है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब अभी बताता हूं क्या हो जाएगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या नाम हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट। यहां पर स्पोरेंजियम का मतलब मैं बता देता हूं। देखिए प्लांट में 2 तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, एक छोटे साइज का ऑब्वियसली माइक्रो स्पोरेंजियम जो कि मेल वाला पार्ट में काम आएगा, और एक लार्ज साइज का जो कि मेगा स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम क्या होता है, तो देखो स्पोरेंजियम वेयर स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस, वेयर स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जहां पर क्या पैदा हो रहा है, स्पोर्स बनते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जहां पर स्पोर बनते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर माइक्रोस्पोर, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनेगा मेल पार्ट तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर मेगा स्पोर बने तो उसको क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजियम। आई होप आपको बातें क्लियर होगी। तो टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला, क्योंकि 4 यहाँ पर स्पोरेंजियम है। और यहाँ कहीं से जब बन जाएंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा ना 3D में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये रियलिटी में ये कैसा है। ये रियलिटी में ऐसा है ना, पीछे की तरफ यहाँ देखो, ये आपने स्पोरेंजियम बना लिया और ये पीछे की तरफ जा रहा होगा ना, पीछे की तरफ। और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, सेल्स है। क्या है, सेल्स। कौन से सेल्स, स्पोरोजिनस सेल। कौन से सेल, स्पोरोजिनस। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब देखो आप रूम बनाते हो, आप घर बनाते हो तो दीवार बनाते हो, आप ईंट लगाते हो, आप सीमेंट लगाते हो, पेंट लगाते हो, करते हो ये सारे काम। तो इसके ऊपर भी बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसको समझने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री को। तो एक और माइक्रोस्पोरेंजियम बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही है। माइक्रोस्पोर बन रहा था इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम याद रखना। एक बार देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, रिकॉर्डिंग इज परफेक्टली हो रही है, आवाज भी आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आई होप नहीं होगी। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे क्या बनाने की, माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके वॉल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। परफेक्ट, इट्स नॉट परफेक्ट बट चलिए मैं कोशिश करता हूं परफेक्ट बनाने की। आइए मेरे साथ बनाइए आप लोग। एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा,
तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहां पर क्या बना दिया हमने, चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तब काम चल जाएगा। अब देखो, जो लेयर, बताओ, घर बनाओगे तो जो दीवार इस साइड रखोगे वो सामने भी रखोगे, हर सेम ईटा लगाओगे, ब्रिक लगाओगे, सीमेंट लगाओगे, पेंट करोगे, भले पेंट का कलर अलग कर दो। ठीक है, तो हम एक ही यहाँ पर बीच में क्या इमेजिन कर लेते हैं, बीच में क्या है बच्चा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। आपकी बुक में ये डायग्राम बना है, तो वहां से देख के बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, एक एक को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, सबसे पहले एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। यहां पर ये लो, ये बना दिया, एक सेल का लेयर दिख रहा है। किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, प्लांट में उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब लेयर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला, एपिडर्मिस। क्या नाम हो जाएगा भाई, एपिडर्मिस। देखो ध्यान से देखो, कितना लेयर है, सिंगल लेयर है या नहीं है, तो यहां पर मैं साथ ही साथ क्या लगा दूंगा, यहाँ पे वन लिख देता हूँ, वन मतलब सिंगल लेयर है। एपी के नीचे क्या होता है, हमेशा एंडो होता है ना। तो दूसरा लेयर सेल का बनाएंगे, कलर चेंज करते हैं। एक लेयर सेल का यहां पर बना दो, ग्रीन कलर से मैंने बना दिया। दिख रहा है क्या, इसका नाम है, इस वाले लेयर का एंडोथीशियम। क्या नाम है, एंडोथीशियम। ये भी क्या है, सिंगल लेयर, ये भी क्या है, सिंगल लेयर। ठीक है, उसके बाद चलो एक बात बताओ, जो ब्रिक होती है सीमेंट, इसका काम क्या होता है, मेन प्रोटेक्शन देने का काम होता है या नहीं होता है। ठीक, यहां देखो, अब क्या है, एक अलग सा लेयर बनाएंगे, कलर चेंज करते हैं, कुछ मिल जाए तो। देखिए, उसके बाद ब्लू कलर से देखो, लाइट ब्लू कलर से मैं एक सेल का अलग से लेयर बना रहा हूं। अच्छा, ये सारे लेयर चारों तरफ है, बट एक ही जगह बनाएंगे, बना के समझेंगे। एक लेयर बनाया और ये एक लेयर और बना दिया। सेल है, कैसा भी डिजाइन बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मिडिल लेयर। क्या नाम दिया, मिडिल लेयर। ये कितना लेयर होता है, 2 से 3 होता है। कितना होता है, 2 से 3। अब इन 3 का काम क्या है, तो मैं इसको अलग कलर से इसको डिब्बे में डालता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ये जो 3 आउटर मोस्ट लेयर है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो 3 आउटर मोस्ट लेयर है, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। क्या काम है बेटा, प्रोटेक्शन का। और साथ ही साथ इसी लेयर से देखो, यहां से ये लेयर फटेगा, फटेगा तभी तो क्या होगा, इसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा। तो डिहिसेंस, डिहिसेंस का मतलब क्या होता है, फटना। तो ये फटने में ड्राई होके फटता है। क्या होता है बेटा, ड्राई होके फटता है। आपको पहले डिटेल बताया जाता था, सिलेबस का बिल्कुल पार्ट नहीं है। तो इसका काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस, हेल्प इन डिहिसेंस। डिहिसेंस का मतलब फटना, ये सूख के फटेगा तो इसमें से अंदर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा। अब देखो, मेरे पास एक लेयर बनाने का जगह नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करेंगे बनाने की। एक अंदर में एक लेयर और होगा। ये सेल देखो, मैं लार्ज सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, दिख रहा है क्या, एक लार्ज लार्ज सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस वाले सेल को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इस वाले को नाम दे रहा हूं टैपेटम। क्या नाम दे रहा हूं बेटा, टैपेटम। अब एक बात बताओ, अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा तो उसको एनर्जी चाहिए या नहीं। तो एनर्जी बेटा, अंदर वाला लेयर जो है वो एनर्जी देगा, वो नरिशमेंट देगा, या बाहर के 3 लेयर देंगे, सबसे अंदर वाला लेयर देगा। तो टैपेटम के बारे में खास बात याद रखनी है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, नरिशमेंट। आपको क्या ये समझ में आया, और यहाँ पर एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पर क्या है भाई बताओ, कनेक्टिव। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव। क्या ये 3 आपको 4 लेयर समझ में आए, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले लेयर का नाम क्या हो जाएगा बच्चा, टैपेटम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, आप टाइप करो।
चलिए आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक देख ले एक बार। मैं बुक देखना पसंद करता हूं ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। अब समझिएगा बात में, अब मैं कुछ आपको टैपेटम के बारे में बात बताता हूँ। टैपेटम के बारे में आप यहाँ पे समझिएगा। पूरे प्लांट वाले चैप्टर्स में, है ना, प्लांट के जो भी चैप्टर होगा, जब भी आपको डेंस साइटोप्लाज्म दिखे, क्या दिखे, डेंस साइटोप्लाज्म। देखो स्टोरेज एक्स्ट्रा जो फूड होता है, स्टोर होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो उसके पास रिजर्व फूड ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फूड जो भी होता है वो कहां पर स्टोर हो रहा है, प्लांट के साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा तो रिजर्व फूड ज्यादा। समझ में आया? तो अब समझो, तो टैपेटम खाना दे रहा है, देने का काम कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड। यहाँ देखो, मान लेते हैं ये टैपेटम मैंने बनाया, ये सबसे अंदर वाला लेयर मैंने अगर टैपेटम बनाया, तो ये टैपेटम के सेल्स क्या करेंगे, ये टैपेटम के सेल्स अंदर जो सेल्स पैदा होंगे, माइक्रो स्पोरोजिनस सेल है, उनको एनर्जी देंगे, और स्पोरोजिनस सेल बाद में किसमें कन्वर्ट होगा, माइक्रोस्पोर में। तो यहाँ देखो टैपेटम के पास क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। क्या है, याद रखना, इसके पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है। क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा तो मतलब रिजर्व फूड ज्यादा। इसका मतलब क्या है, रिजर्व फूड ज्यादा। मतलब ये क्या करेगा, प्रोवाइड, ये क्या करेगा, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलिन। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो डेवलपिंग पोलिन या माइक्रोस्पोर जो बोलना चाहे। अभी डिफरेंस नहीं बताया तो आप लोग कुछ भी समझ ले, सेम चीज समझ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको टैपेटम का रोल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, टैपेटम के पास ना यहाँ पर टैपेटम के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है भाई बताइए, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए सिंसीशियम होगा या सिनोसिटिक होगा। मल्टी न्यूक्लिएट बनने का बहुत कंडीशन होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दो तरह से बनता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंसीशियम और सिनोसिटिक। बताइए सिंसीशियम होगा या सिनोसिटिक होगा। अच्छा सुनिए, किताबों में लिखा होता है कि टैपेटम ही क्या बनाता है, स्पोरोपोलिनिन बनाता है। नहीं पूछेगा नीट में, नहीं पूछेगा बोर्ड में, क्यों याद करना है, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाओ। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। हाँ भाई समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग बहुत ही नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है उस टॉपिक का नाम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं हेडिंग डाल दूं, अरे यार अभी तो डाला था हेडिंग। चलिए क्या अपना नया टॉपिक क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो समझो बात, तुम लोगों ने पहले से तुम लोग जानते हो कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। तो किसका फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, मार्कर का मैं थिकनेस एक बार बस सही कर, ठीक। इसका मतलब जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है। और भाई देखो गेमीट नहीं है, ठीक है, फिलहाल गेमीट नहीं है, लेकिन गेमीट इसी से बनेगा भविष्य में। तो गेमीट बनने के लिए हमेशा मियोसिस होता है या नहीं होता है,
होता है। तो इसका एक डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या हो जाएगा डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, किससे माइक्रोस्पोर बनेगा, तो बनाने के लिए कोई ना कोई माता जी होनी चाहिए, तो माता जी को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बोला मैंने, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में एमएमसी बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल है या माइक्रो, इसलिए इसका एक और ना, क्योंकि माइक्रोस्पोर देखो मैंने बताया था स्पोरोजिनस सेल, उससे बनेगा माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा पोलिन ग्रेन में, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलिन, सॉरी पोलिन मदर सेल, पीएमसी, पीएमसी किसके जरिए, वाया मियोसिस, क्या वाया, यहां पर थ्रू, वाया गलत वर्ड हो गया, थ्रू लिख दीजिएगा आप, थ्रू मियोसिस, मियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन, आरडी, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या ये वाली बातें समझ में आती है क्या, अच्छा एक टर्म पहले, एक टर्म आता था, मैं बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, मियोसाइट, ये पहले फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था, मियोसाइट वो सेल होते हैं जो आपको गेमेट बनाते हैं बेसिकली, है ना, तो माइक्रो पीएमसी क्या है, एक तरह का, पीएमसी एक तरह का मियोसाइट है, जो मियोसिस करके गेमेट बनाने का काम करते हैं, उसको मियोसाइट बोलते हैं, ये नीट वेट में पूछा, पहले तो एआईपीएमटी होता था, उसमें पूछा जा चुका है, अब ये फर्स्ट चैप्टर में था, अब हटा दिया, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया। अब चलो देखो सुनो, ये मान लेते हैं एक पोलिन मदर सेल है, ये मान लेते हैं पोलिन मदर सेल है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक चीज हुई जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस, क्या बोले, मियोसिस, मियोसिस होने की वजह से यहां पर 4 सेल पैदा हुए, मियोसिस हमेशा 4 सेल पैदा करता है। अच्छा अगर मियोसिस हो रहा है तो माइक्रो नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, 2n होते हैं, नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, 2n होते हैं, तो पीएमसी का प्लॉइडी क्या होगा, ये 2n था, कैसा था भाई, 2n था, ठीक है, 2n था, मियोसिस हो गया, मियोसिस का दूसरा नाम क्या है, आरडी, रिडक्शन डिवीजन। अच्छा तो ये सारे सेल कैसे होंगे, सारे सेल कैसे होंगे, एन, टोटल कितने सेल पैदा हुए, 4 सेल पैदा हुए, टेट्राड बोल सकते हैं, और ये सेल का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लॉइडी याद रखना है, एन होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एन। अब इसमें क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, क्या होगा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैच्योरेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा और मैच्योरेशन होगा, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैच्योरेशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा, सूख जाएंगे, पानी वानी लूज करेंगे, है ना, डिहाइड्रेशन होगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, भूल सकते हैं, बिल्कुल भूल सकते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर चारों माइक्रो चिपके में, माइक्रोस्पोर चिपके में, किसके मदद से चिपके में, तो एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है कैलेज, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, कैलेज, बिल्कुल भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सुनो और भूल जाओ क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, कैलेज, ठीक है, कैसे बनता है नहीं बनता है याद रखने की जरूरत नहीं है। मैच्योरेशन होने के बाद, डिहाइड्रेशन होने के बाद, ठीक, ये सारे माइक्रोस्पोर्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से चारों अलग अलग हो जाएंगे, और ये अपने आप को मैच्योरेशन के बाद ये जो चीज बनेगी, खूबसूरत सी, खूबसूरत तो नहीं बना पा रहा हूं मैं, आप लोग अपने कॉपी में खूबसूरत बनाइएगा, इसका नाम होता है भाई पोलिन ग्रेन, क्या नाम होता है, तो ये क्या बन गया, पोलिन ग्रेन, तो पोलिन ग्रेन अभी कैसे बनता है डिटेल में बात करेंगे, तो पोलिन ग्रेन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एन या 2n, ये भी एन होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, एन होगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बना कैसे, ये पोलिन मदर सेल होता क्या है, कैसे बना, अब उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अच्छा ये पोलन मदर सेल है कौन? तो बेटा ये स्पोरोजिनस सेल है। ये कौन है बेटा? बताया था ना, स्पोरोजिनस सेल। तो स्पोरोजिनस सेल जो 2n होते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर मियोसिस हुआ 4 में। हर स्पोरोजिनस सेल, एवरी स्पोरोजिनस सेल विल अंडरगो मियोसिस to form microspore tetrad and that will convert itself into pollen grain, pollen grain। तो क्या कह सकता हूँ, एनसीईआरटी खूबसूरत लाइन बोल रहा है कि each sporogenous cell has a potential pollen mother cell। मैं बोल सकता हूँ every sporogenous cell is a potential, every sporogenous cell is a potential, मैंने उनमें काबिलियत है अगर मियोसिस कर लेगा तो क्या बनाने की, पोलन ग्रेन। इसलिए पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या आपको बात समझ में आती है? अब हम लोग देखेंगे कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में अंतर क्या होता है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो देखो समझो, एक सिंगल सेल था माइक्रोस्पोर, मान लेते हैं ये माइक्रोस्पोर है, एन या 2n, तो ये n होगा। क्या होगा? n। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में एक लेक्चर लगा के क्वेश्चन सारे एक साथ करेंगे। ठीक है, ये n होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ तो कितने सेल पैदा हुए? अब तुम लोगों को लगता होगा कि माइटोसिस जो होता है, मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि जो एक सेल है ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे करके 2 सेल बना लो। अरे एक सेल था, यहाँ देखो एक सेल है, और ये मान लो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन बन गया, तो एक सेल ये देखो, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, तो ये भी तो डिवीजन है। समझ में आया? इरेज करने दे हमें। चलो, तो माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या हुआ बेटा माइक्रोस्पोर में? देखो अब इसको समझाते हैं। माइटोसिस हुआ, क्या हुआ भाई? माइटोसिस हुआ और अनइक्वल डिवीजन हुआ। कैसा हुआ भाई? अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन मतलब दोनों सेल एक साइज के नहीं बनेंगे, दोनों सेल एक साइज के नहीं बनेंगे, एसिमेट्रिकल। और अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ? याद करो, स्पिंडल फाइबर पैदा होता है और बीचों बीच इक्वेटर में क्रोमोसोम को लाता है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो पैदा हो रहा है एसिमेट्रिक पैदा हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन हुआ तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये एक सेल था, एक पहले तो यहां पर पूरे में साइटोप्लाज्म आ गया, पूरे में साइटोप्लाज्म आ गया, और यहां पर सेल मेम्ब्रेन आ गया, और एक देखो एक सेल, अब देखो एक सेल के अंदर 2 सेल बन गया, यानी देखो एक न्यूक्लियस यहां पर आ गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सेल है, इस वाले सेल को, अच्छा माइटोसिस हुआ है तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, इस वाले सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले सेल को क्या नाम देते हैं बेटा? जनरेटिव सेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जनरेटिव सेल नाम देते हैं। तो अच्छा याद रखो, इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? n, और इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी बेटा? n। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एक माइक्रोस्पोर या 100 माइक्रोस्पोर से कितने वेजिटेटिव सेल बनेंगे? 100 वेजिटेटिव और 100 जनरेटिव सेल बनेंगे, या फिर एक 100 स्पोरोजिनस सेल से टोटल कितने वेजिटेटिव सेल बनेंगे? तो कैलकुलेशन कर लेना बिल्कुल आप। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल देखो, एक लार्ज सेल है। वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करें तो ये लार्ज सेल है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये लार्जर है, और इसके पास ज्यादातर साइटो, ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज सेल है, उसके अंदर छोटा सा सेल फ्लोट कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको चेंज करता हूँ, क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज सेल है और उसके अंदर छोटा सा सेल फ्लोट कर रहा है? यहाँ देखो, एक लार्ज सेल है, उसके अंदर छोटा सा सेल फ्लोट कर रहा है। छोटा वाले सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। उसका शेप कैसा है? आंख की तरह है या नहीं है? आंख की तरह जो शेप होता है उसको स्पिंडल बोलते हैं। मतलब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ये देखिए इस तरह का जो शेप होता है ना आंख की तरह, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जनरेटिव सेल कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है स्पिंडल शेप की तरह, आंख की तरह है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ स्पिंडल शेप है। क्या है? स्पिंडल शेप। और क्या लिख सकता हूँ? ये फ्लोट कर रहा है, किसमें फ्लोट कर रहा है? फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। फ्लोट्स, ऐसा लग रहा है लार्ज सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, तो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ
ऑफ वीसी वेजिटेटिव सेल। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ जनरेटिव यानी नाम से पता चल रहा है इट विल जनरेट समथिंग इन नियर फ्यूचर, है ना, ये कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। कब करेगा तो आगे सीखेंगे, बस कभी ना कभी तो करेगा, समझते हैं। अब देखो वेजिटेटिव सेल क्या है, लार्जर, इसके पास साइटोप्लाज्म इसके पास ज्यादा है। मैंने क्या बोला, ज्यादा साइटोप्लाज्म मतलब इसके पास खाने का रिजर्व होगा, है ना, तो डेंस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कुछ भी बोलते हैं आप। क्या है इसके पास, डेंस साइटोप्लाज्म है। और इसके बारे इसका यहाँ पर न्यूक्लियस का शेप देखो, अजीब सा न्यूक्लियस, आज तक ऐसा न्यूक्लियस देखा, ध्यान से देखो, आज तक इस तरह का न्यूक्लियस बनते हुए देखा है? अजीब सा न्यूक्लियस है। तो इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस क्या है, इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी आपको, यहां तक समझ में आ रही होगी बातें। अब समझेंगे हम लोग अगला क्या दे रखा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे।